बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 15। निज़ामुल मुल्क के दहली से गुजरात चले जाने के चंद ही योम बाद मोहम्मद शाह की दादी मलिका मेहर परवर की शम्माए हयात भी गुल हो गई। मेहर परवर ही की वजह से मोहम्मद शाह अभी तक सीधी राह पर चल रहा था। अय्याशी और ऐशो इशरत का अभी तक उसके जहन में ख्याल तक न आया था, लेकिन मेहर परवर की आंखें बंद होते ही हालात एकदम तब्दील होना शुरू हो गए। महल सरा का इंतजाम मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा बिनते मोहम्मद दरवेश की झोली में आ गया। शाही महल्लात अय्याशी के तकिए बन गए। जहां पनाह का ज्यादा वक्त जनान खाने में गुजरने लगा। सल्तनत के अहकाम रहीमुन्निसा की मारिफत नाफिज होने लगे। और फिर हैरत अंगेज बात यह कि शाही मोहर भी रहीमुन्निसा ही की तहवील में दे दी गई थी। मुस्तजाद ये कि उसके दस्तखत इजराए कार के कफील हुए। उसके तवस्सुत के बगैर बड़े बड़े काम मुलतवी पड़े रहते थे। गरज ये कि देखते ही देखते ये दरवेश ज़ादी दौलत की माता बन बैठी। दूसरी तरफ दादी के फौत होने के बाद मोहम्मद शाह ने भी परपुर्जे निकालने शुरू किए थे। अव्वल उसे शिकार का शौक हुआ, लेकिन जब खुद ही मुशाहिद और शराब का शेदा हुआ तो उस वसी कारखाने के मुलाजिम बेकार, शिकारी जानवर तक सुस्त और बेकार हो गए। रियाया हमेशा दीन मलूक पर चला करती है। बादशाह को ऐशो इशरत में माइल देखा तो अमीर वजीर और आमो खास भी उधर झुक पड़े। दहली में अरबाब निशात की वो रेल पेल और असबाब ऐश की ऐसी फरावानी हुई कि शरीफ लोग देखते हुए दंग रह गए। मोहम्मद शाह ने तामीरो तज़ीन का शौक तर्क करके पूरी तरह ऐश परस्ती की महफिलें जमाना शुरू कर दी थी। ऐश परस्ती ही को फरोग देने के लिए मोहम्मद शाह ने दहली के नवाह में हयात बख्श और मेहताब बाग के नाम से दो इंतहाई खूबसूरत किस्म के बाग बनवाए ताकि सल्तनत के अमूर की बू तक वहां ना पहुंचे। अय्याशी के उन बागात से जहां सल्तनत के अमूर को बेहद नुकसान हुआ, वहां उसका यह फायदा जरूर हुआ कि मोहम्मद शाह की पैरवी में जल्द ही वहां यानी दहली के बाहर 20 नए बाग तैयार हो गए। बावली से मेहरवली तक दरख्तों का खूबसूरत सिलसिला लगना शुरू हो गया। इस तरह हर कोई मोहम्मद शाह की देखा देखी ऐश परस्ती में खो गया। यूं अपनी दादी मेहर परवर के बाद मोहम्मद शाह बहुत जल्द बदलकर मोहम्मद शाह रंगीला हो बैठा। ऐसा लगता था कि मोहम्मद शाह रंगीला निजामुल मुल्क के दहली से निकलने और अपनी दादी मेहर परवर की मौत ही का इंतजार कर रहा था, ताकि उनके जाने के बाद वो शराफत और संजीदगी का लबादा उतार फेंके और ऐशो इशरत की रिदा ओढ़ ले। और उसने ऐसा ही किया। निजामुल मुल्क के दहली से चले जाने के बाद मोहम्मद शाह का ख्याल था कि वजीर आजम के तौर पर उसका नाम रहेगा, लेकिन वो गुजरात में कायम करेगा। लेकिन इस तरह सल्तनत के कारोबार में खलल पड़ने लगा, लिहाजा एक और शख्स कमरुद्दीन खान को वजीर मुकर्रर कर दिया था। कमरुद्दीन खान और रोशनुद्दौला दो ऐसे अशखास थे जो पहले ही वजारत का मनसब हासिल करने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। आखिर उस दौड़ धूप में कमरुद्दीन खान ही कामयाब रहा और मोहम्मद शाह ने उसे वजीर बना दिया। उन हालात में दूसरा उम्मीदवार रोशनुद्दौला दिन रात कोशिश करके नए वजीर कमरुद्दीन खान को गिरा मारने की कोशिश करने लगा। रोशनुद्दौला को यह भी फोकियत हासिल थी कि उसके ताल्लुकात मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा के साथ बड़े गहरे थे और फिर रहीमुन्निसा उन दिनों हर शय की माता बनी हुई थी। रोशनुद्दौला ने रहीमुन्निसा को यह लालच दिया कि सल्तनत की मोहर तुम्हारे हाथ में ही है। अगर मैं वजीर बन गया तो शाही खजाने से जिस कदर रकम वो मांगा करेगी, रोशनुद्दौला उसका एहतमाम करने का पाबंद होगा। इस तरह रोशनुद्दौला ने रहीमुन्निसा को तरह तरह के लोभ लालच देकर कमरुद्दीन खान को वजारत के ओहदे से हटाने की जिद्दोजहद तेज कर दी थी। उधर निजामुल मुल्क सबको लेकर गुजरात पहुंच गया। वहां निजामुल मुल्क की अपनी हवेली के अलावा उसके चचा हैदर खान की 2 हवेलियां थी, जिनमें से एक हवेली फैरोज मिर्जा के हवाले कर दी गई, जिसमें उसने अपने अहले खाना के साथ कयाम कर लिया था। निजामुल मुल्क के गुजरात और दक्कन के इलाके से कुछ अरसा दूर रहने की वजह से उसकी गैर मौजूदगी में 2 कुव्वतों ने बड़ी ताकत पकड़ ली थी। एक मरहटे और दूसरा एक शख्स मुबारिज खान था, जिसके साथ उसके 4 जंगजू बेटे थे। मुबारिज खान ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया था और उसके साथ हरकत में आते हुए मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में करने लगा था। इस तरह निजामुल मुल्क को जनूब की तरफ जाने के बाद 2 बड़ी कुव्वतों का सामना करना पड़ा था, एक मरहटे और दूसरे मुबारिज खान। निजामुल मुल्क ने सबसे पहले मुबारिज खान पर जरब लगाने का फैसला किया। उसके बाद वो चाहता था कि मरहटों से निपटे। चंद दिन की तैयारियों के बाद निजामुल मुल्क ने अपने लश्कर को खूब मजबूत और मुस्तहकम कर लिया। लश्कर के छोटे से एक हिस्से के साथ उसने अपने बेटे गाजियुल मुल्क को अपने पीछे छोड़ा।
इबादुद्दीन और शरफुद्दीन को भी उसके साथ रहने दिया, जबकि अपने बेटे मीर मन्नू के अलावा शहाबुद्दीन और कावर्द खान के अलावा निजामुल मुल्क अपने चचा हैदर खान के साथ मुबारिज खान से टकराने के लिए निकला था। दूसरी तरफ मुबारिज खान, जिसने उन इलाकों से निजामुल मुल्क की गैर मौजूदगी में खासी ताकत और कुव्वत पकड़ ली थी, वो भी एक गहरी चाल चल रहा था। जो लश्कर उसके पास मौजूद था उसकी तादाद निजामुल मुल्क के लश्कर से ज्यादा थी, लिहाजा मुबारिज खान का ख्याल था कि वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ निजामुल मुल्क से टकराएगा और हर सूरत में निजामुल मुल्क को शिकस्त देने की कोशिश करेगा। मुबारिज खान चाहता था कि अगर वो निजामुल मुल्क को अपने सामने दबाने और शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो न सिर्फ दक्कन में उसके नाम की दहशत फैल जाएगी, बल्कि वसी इलाकों पर उसका कब्जा हो जाएगा और उसके साथ ही साथ उसकी ताकत और कुव्वत में भी इजाफा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो वो खम ठोंक कर मरहटों के सामने आएगा और निजामुल मुल्क की तरह उन्हें भी तबाह बर्बाद करके बिला शिरकत गैर दक्कन का हाकिम आला बन जाएगा। मुबारिज खान के 4 तनुमंद और जवान बेटे थे, सारे ही जंगजू और फसाद की जड़ थे। वो भी लगातार मुबारिज खान को निजामुल मुल्क और मरहटों के खिलाफ उकसाते रहते थे। जहां मुबारिज खान ये ख्वाब देख रहा था कि पूरे दक्कन का वो हाकिम बन जाएगा, वहां उसके बेटे भी अपने अपने तौर पर अजीब ख्वाब देख रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि जब अपने बाप के साथ मिलकर वो निजामुल मुल्क और मरहटों दोनों कुव्वतों पर गालिब आ जाएंगे तो फिर जब तक उनका बाप जिंदा रहेगा तब तक तो वो इत्तेफाक से रहेंगे। अपने बाप के बाद सारे इलाके को 4 हिस्सों में तकसीम करके वो 4 खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लेंगे। उन्हीं ख्यालात के तहत मुबारिज खान और उसके बेटे निजामुल मुल्क के मुकाबिल आए। दोनों लश्करों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ। सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी गई थी। मुबारिज खान ने अपने लश्कर को बराबर के 3 हिस्सों में तकसीम किया था। लश्कर के वस्ती हिस्से में वो खुद रहा और दाएं बाएं पहलुओं पर अपने 2 बेटों को मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ निजामुल मुल्क ने भी मुबारिज खान का मुकाबला करने के लिए लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया था। वस्ती हिस्से में वो खुद रहा, अपने साथ कुछ छोटे सालारों को रखा। दाएं पहलू पर मीर मन्नू और शहाबुद्दीन को मुकर्रर किया गया। बाएं पहलू पर निजामुल मुल्क का चचा हैदर खान और कावर्द खान दोनों को मुकर्रर किया गया था। उसके बाद दोनों लश्करों का टकराव शुरू हुआ और दोनों ही चिंगाड़ते तूफानों, ख्वाहिशों की हवाओं और हिर्स की लज्जत की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। हर कोई अपनी कामयाबी को आखिरी शक्ल देने के लिए कहरमानियत के सैलाब और बेचैन भटकती वहशतों की तरह हमलावर हो रहा था। मैदान जंग के अंदर वक्त को मुअत्तल कर देने वाले अजाबनाक लम्हों और अकूबत भरे कयामत खेज अलमिया रक्स करने लगे थे। जंग की इब्तदा के वक्त मुबारिज खान का ख्याल था कि उसे अददी फोकियत भी हासिल है। इसके अलावा उसके साथ उसके 4 इंतहाई तजर्बाकार बेटे हैं जो जंग का वसी तजर्बा रखते हैं। अपने मद्दे मुकाबिल के मुतालिक उसका ये ख्याल था कि निजामुल मुल्क के साथ अगर कोई तजर्बाकार साथी है तो वो सिर्फ उसका बेटा मीर मन्नू है। शहाबुद्दीन और कावर्द खान के मुतालिक वो कुछ नहीं जानता था। बहरहाल दोनों लश्कर एक दूसरे से बुरी तरह टकराए थे। शुरू में मुबारिज खान ने किसी कदर अपना पल्ला भारी भी रखना शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निजामुल मुल्क ने वस्ती हिस्से से दाएं जानिब से मीर मन्नू और शहाबुद्दीन ने और बाएं जानिब से हैदर खान और कावर्द खान ने जोर डालते हुए मुबारिज खान की सफ़ों का खात्मा करके रख दिया था। अगली 3-4 सफ़ों का खात्मा होने के बाद उनसे पिछली सफ़ों वाले बड़े परेशान और बड़े दरहम बरहम हुए। चूंकि निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और शहाबुद्दीन, हैदर खान और कावर्द खान ने जोरदार हमले करते हुए अगली सफ़ों का खात्मा किया था, लिहाजा उनके उन जोरदार हमलों को देखते हुए पिछली सफ़ें किसी कदर परागंदगी का शिकार होना शुरू हो गई थी। उनमें से कोई भी लश्करी जान तोड़कर और आगे बढ़कर हमलावर होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उस मौके को निजामुल मुल्क और उसके सालारों ने मुनासिब जाना और पहले की निस्बत उन्होंने अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी थी। हमलों में उस तेजी ने मुबारिज खान और उसके बेटों के लश्कर की हालत मजीद अबतर बनाकर रख दी। बहुत से लश्करियों की तंजीम दरहम बरहम हो गई और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती के उस मौके पर मुबारिज खान जब अपने लश्करियों को धाड़ती हुई आवाजों में ललकारता हुआ अगली सफ़ों की तरफ आया तो निजामुल मुल्क के कुछ लश्करी उस पर हमलावर हुए और मुबारिज खान का काम तमाम करके रख दिया। मुबारिज खान के लश्करियों ने मुबारिज खान को घोड़े से गिरते हुए देख लिया था, लिहाजा उसके लश्कर में अफरा तफरी मच गई थी। इसी दौरान निजामुल मुल्क और उसके सालारों ने अपने हमलों में मजीद तेजी पैदा की तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मुबारिज खान के 2 बेटे भी जंग के दौरान हलाक हो गए। उनकी हलाकत की वजह से मुबारिज खान का लश्कर मुंतशिर होकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए लश्कर का निजामुल मुल्क ने पूरी ताकत और कुव्वत से ताक़ुब करते हुए उनकी तादाद की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और मुबारिज खान के बाकी 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
निजामुल मुल्क की गैर मौजूदगी में मुबारिज खान ने न सिर्फ ताकत और कुव्वत पकड़ ली थी, बल्कि अंदर ही अंदर उसने मरहटों के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे। जब निजामुल मुल्क के साथ मुबारिज खान का टकराव शुरू हुआ तो मुबारिज खान की मदद के लिए मरहटों ने एक लश्कर रवाना किया, लेकिन मरहटों और मुबारिज खान दोनों की बदकिस्मती कि मरहटों के उस लश्कर के पहुंचने से पहले ही निजामुल मुल्क मैदान साफ करते हुए मुबारिज खान का खात्मा कर चुका था। मरहटों का लश्कर जब करीब आया तो उस पर हमलावर होने के लिए निजामुल मुल्क ने अपने बेटे मीर मन्नू और शहाबुद्दीन को रवाना किया। मीर मन्नू और शहाबुद्दीन अचानक मरहटों पर टूट पड़े। मरहट्टे उस हमले की उम्मीद ही नहीं रखते थे। वो तो इस ख्याल से आंखें बंद किए आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि निजामुल मुल्क के मुकाबले में उन्हें मुबारिज खान की मदद करनी है। ये बात उनके वहमो गुमान में भी ना थी कि उस वक्त तक निजामुल मुल्क मुबारिज खान को शिकस्त देकर उसका खात्मा कर चुका था। लिहाजा मीर मन्नू और शहाबुद्दीन जब मरहट्टों पर अचानक हमलावर हुए तो मरहट्टे अचानक हमले के लिए तैयार न थे। वो मुकाबला ना कर सके, लिहाजा मरहट्टे जो लश्कर लाए थे उसके आधे हिस्से को काट कर रख दिया गया, आधा हिस्सा वापस भाग गया। इस तरह निजामुल मुल्क की गैर मौजूदगी में मुबारिज खान ने जो ताकत और कुव्वत पकड़ी थी उसका खात्मा करके रख दिया था और मरहट्टों के लश्कर के एक हिस्से को शिकस्त देकर उन पर भी निजामुल मुल्क ने एक तरह से अपना रोब और दबदबा कायम कर दिया था। निजामुल मुल्क के जाने के बाद मोहम्मद शाह ने जिस कमरुद्दीन खान को उसकी जगह वजीर मुकर्रर किया था वो भी ज्यादा दिन तक वजीर के मनसब पर कायम ना रह सका, इसलिए कि दूसरा शख्स रोशनुद्दौला लगातार उसकी टांगे पकड़कर उसके मनसब से घसीटने की कोशिश में लगा हुआ था। उस सिलसिले में रहीमुन्निसा उसकी पूरी मदद कर रही थी। आखिर रहीमुन्निसा ने आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद शाह पर हावी होते हुए कमरुद्दीन खान को उसकी गैर तसल्ली बख्श खिदमात की वजह से मोहम्मद शाह से कहकर वजारत के मनसब से अलहदा करा दिया और उसकी जगह रोशनुद्दौला को वजीर बना दिया। अब रोशनुद्दौला तो एक अरसे से वजारत के ख्वाब देख रहा था और वजारत हासिल करने के लिए उसने बराबर रहीमुन्निसा से राब्ता कायम कर रखा था। मोहम्मद शाह की सल्तनत की शाही मोहर रहीमुन्निसा के पास थी। फिर रोशनुद्दौला और रहीमुन्निसा दोनों ने मिलकर दौलत समेटने के लिए हर जायज और नाजायज तरीका इस्तेमाल करते हुए अपनी दौलत में इजाफा करना शुरू कर दिया था। एक रोज कड़वे पानी के नशे में धुत मोहम्मद शाह मेहताब बाग में बैठा हुआ था कि उसकी खिदमत में वजीर रोशनुद्दौला हाजिर हुआ। उस वक्त कुछ मुसाहिब भी बैठे हुए थे। वो भी कड़वे पानी के जाम उंडेलते हुए मोहम्मद शाह रंगीला की तरह अपनी आधी सुध-बुध खोए हुए थे। रोशनुद्दौला बड़ा चालाक अय्यार शख्स था, शायद वो मुनासिब मौका जान कर आया था। वो मोहम्मद शाह के करीब बैठ गया और बड़ी आजिज़ी से उसकी तरफ देखने लगा। उसके इस तरह देखने के अंदाज को मोहम्मद शाह ने महसूस किया, लिहाजा उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। रोशनुद्दौला ने चापलूसी से काम लेते हुए कहना शुरू किया, हजूर का अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है। मैं निजामुल मुल्क से मुतालिक कुछ तफक्कुरात का इजहार करना चाहता हूँ। दरअसल रोशनुद्दौला को दक्कन में निजामुल मुल्क की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत की खबर हो गई थी और उसे यह अंदेशा हो गया था कि अगर निजामुल मुल्क इसी तरह अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करता रहा तो एक रोज जरूर ऐसा आएगा कि मोहम्मद शाह उसे वापस बुलाकर सल्तनत का वजीर बना देगा ताकि उसकी ताकत और कुव्वत उसकी सल्तनत के लिए सूदमंद साबित हो। इसी बिना पर रोशनुद्दौला ने तहिया कर लिया था कि वो हर सूरत में न सिर्फ निजामुल मुल्क और उसके बेटे मीर मन्नू को मोहम्मद शाह की नजरों में गिराएगा, बल्कि निजामुल मुल्क को दक्कन की गवर्नरी से हटाकर वहां मोहम्मद शाह की तरफ से किसी और को हाकिम मुकर्रर करने की कोशिश करेगा। उस मकसद के लिए वो मोहम्मद शाह से मुलाकात करने के लिए गया था और मोहम्मद शाह ने उससे पूछा। तब दस्तबस्ता होकर रोशनुद्दौला कहने लगा, हजूर, बात यह है कि हुकूमत के मामले में अगर कोई सगा भाई भी हो तो उसे भी हुक्मरान भाई से ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। वक्त जरूरत वो भी दगा देकर हुक्मरान भाई को तख्तो ताज से महरूम कर सकता है। हजूर, मुझे ये खबरें पहुंची हैं कि निजामुल मुल्क ने दक्कन में बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत जमा कर ली है। उसके पास इतना लश्कर है जितना इस वक्त दिल्ली की सरकार के पास भी नहीं है। और अभी जो ताज़ा खबरें आई हैं उनके मुताबिक निजामुल मुल्क पहले वहां ताकत और कुव्वत पकड़ने वाले मुबारिज खान के खिलाफ हरकत में आया। मुबारिज खान के पास बहुत बड़ा लश्कर था, लेकिन निजामुल मुल्क ने उसे बदतरीन शिकस्त दी। उसे और उसके 2 बेटों को जंग के दौरान हलाक कर दिया। मुबारिज खान और मरहट्टों के दरमियान मुआहिदा था। उसी मुआहिदे के तहत मरहट्टों का एक लश्कर मुबारिज खान की मदद के लिए गया। निजामुल मुल्क ने उसे भी मार भगाया और अब निजामुल मुल्क एक तरह से दक्कन में मुतलकुल इनान हाकिम की हैसियत इख्तियार करता चला जा रहा है। यहां तक कहने के बाद रोशनुद्दौला रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, हजूर, बात यह है कि अगर निजामुल मुल्क इसी तरह अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करता रहा
अपने मातहत इलाकों को वुसअत देता रहा, तो मैं डरता हूं कि आने वाले दिनों में कहीं वो हम सब के लिए भी खतरे का बाइस ना बन बैठे। आप जानते हैं कि आपने निजामुल मुल्क को वजारत के मनसब से हटाकर जनूब की तरफ रवाना किया था। वजारत का मनसब एक नशा है, जो एक बार किसी पर चढ़ता है तो बार बार उसे चढ़ता है। निजामुल मुल्क एक बार वजीर रह चुका है और उसे क्योंकि इस मनसब से माजूल किया गया है, लिहाजा मेरा अंदाजा है कि अब अपनी ताकत और कुव्वत को खूब उस्तवार करने के बाद वो दिल्ली का रुख करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो निजामुल मुल्क का मुकाबला कर सके। ऐसी सूरत में दिल्ली को निजामुल मुल्क के हर हुक्म का इत्तेबा करना होगा और उसकी हर शर्त को कबूल करना पड़ेगा। रोशनुद्दौला जब खामोश हुआ तो तेज निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मोहम्मद शाह कहने लगा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उसे वजारत के मनसब से हटाकर गलती की है और उसे वापस बुलाकर फिर इसी मनसब पर मुकर्रर कर देना चाहिए? उन अल्फाज पर रोशनुद्दौला लरज कांप गया था। उसे अपनी वजारत का मनसब डगमगाता दिखाई दिया था। उसने अपने होंठों पर जबान फेरी और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मरकज में निजामुल मुल्क का रहना दुरुस्त भी नहीं है। वो मिजाज का सख्त है, बरहमी फौरन उस पर गालिब आ जाती है। इस बिना पर अक्सर व बेशतर उसके फैसले दुरुस्त नहीं होते। मैं चाहता हूं कि वो वहीं रहे, लेकिन जिस कदर वसी इलाकों पर वो काबिज हो गया है, इस कदर वसी इलाके उसके कब्जे में ना रहने दिए जाएं। अब तो वो दक्कन पर भी काबिज हो चुका है। मैं चाहता हूं वो दक्कन के दूर उफ्तादा इलाकों में पड़ा रहे। गुजरात वगैरह का हाकिम किसी और को मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि आने वाले दौर में अगर निजामुल मुल्क ताकत और कुव्वत पकड़ते हुए दिल्ली का रुख करता है तो उसके रास्ते में गुजरात का जो हमारा वाली होगा वो उसकी राह रोकेगा। जिसको भी गुजरात का वाली मुकर्रर करेंगे उसे सख्ती के साथ तनबीह करेंगे कि वो वहां पहुंचकर एक ताकतवर लश्कर तैयार कर ले और हम अब वक्त निजामुल मुल्क की राह रोकने के लिए तैयार और मुस्तैद रहे। रोशनुद्दौला जब खामोश हुआ तो दोबारा उसकी तरफ गौर से देखते हुए मोहम्मद शाह कहने लगा, जिन खदशात का इजहार तुम निजामुल मुल्क की तरफ से कर रहे हो, ऐसे ही खदशात अगर गुजरात के नए हाकिम की तरफ से भी उठ खड़े हुए तो रोशनुद्दौला तुम क्या करोगे? गुजरात का अगर तुम किसी को हाकिम मुकर्रर करते हो, वो भी निजामुल मुल्क की राह पर चल पड़ता है, तो फिर तुम क्या करोगे? उसकी राह कौन रोकेगा? रोशनुद्दौला ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इस सिलसिले में हमें ज्यादा फिक्रमंद और परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर गुजरात का हाकिम भी उसी राह पर चल पड़ेगा तो उस वक्त तक हम निजामुल मुल्क से अपने ताल्लुकात तो नहीं बिगाड़ेंगे, निजामुल मुल्क को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उसका खात्मा करा देंगे। रोशनुद्दौला जब खामोश हुआ तब मोहम्मद शाह तंजिया से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, गुजरात इस वक्त निजामुल मुल्क के तहत है। अगर वो इलाका तुम निजामुल मुल्क से लेकर वहां किसी और को हाकिम मुकर्रर कर दोगे और उस हाकिम ने अगर ताकत और कुव्वत पकड़ ली, तो क्या निजामुल मुल्क तुम्हारा जर खरीद गुलाम है कि जो इलाके उसके मातहत हैं तुम उसे छीन भी लो और बवक्ते जरूरत तुम उन इलाकों के हाकिम के खिलाफ उसे इस्तेमाल भी कर लो? मोहम्मद शाह के ये अल्फाज सुनकर रोशनुद्दौला किसी कदर शर्मिंदा और परेशान सा हो गया था। उसकी हालत देखते हुए मोहम्मद शाह कहने लगा, अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही कर लो, पर यह कहो तुम्हारे जहन में किसी ऐसे शख्स का नाम है जिसे गुजरात का हाकिम मुकर्रर किया जाए? रोशनुद्दौला ने मजीद चापलूसी करते हुए कहना शुरू किया, हजूर आप ही बताएं कि इस मनसब के लिए कौन मुनासिब है? जवाब में मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, साथ ही उंगलियां भी नचाता रहा। फिर रोशनुद्दौला की तरफ देखते हुए कहने लगा, रोशनुद्दौला, इस मनसब के लिए मेरे जहन में दो आदमी आते हैं। एक ओद का हाकिम अमीन खान नीशापुरी जो अब सादत खान कहलाता है, और दूसरा सरबुलंद खान है। मोहम्मद शाह के खामोश होने पर तफक्कुरात का इजहार करते हुए रोशनुद्दौला कहने लगा, हजूर, जहां तक ओद के हाकिम सादत खान का ताल्लुक है तो मेरी आपसे गुजारिश है, वो हिर्सो हवस का बंदा है। उसे मामूली सी रकम की भी पेशकश की जाए तो मुआहिदा तोड़ने पर रजामंद हो जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस पर किसी भी हालत में एतमाद और भरोसा ना कीजिएगा। वो मेरा अच्छा खासा देखा भाला है और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि सादत खान का अगर आपकी बजाय उसके दुश्मन से मतलब निकलता हो तो मैं ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि सादत खान आपको छोड़ देगा और अपना मतलब और मकसद हासिल करने के लिए आप पर आपके दुश्मनों को तरजीह देगा। जहां तक सरबुलंद खान का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं इस मकसद के लिए वो मुनासिब तरीन आदमी है। उसके साथ उसका एक और सालार भी है, नाम उसका शुजात खान है और वो भी जरूरत के वक्त काम आ सकता है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि ओद के सादत खान की जगह सरबुलंद खान को गुजरात का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए और मुझे उम्मीद है कि सरबुलंद खान हालात को अपनी गिरफ्त में करने में कामयाब हो जाएगा।
मोहम्मद शाह ने उसे तस्लीम कर लिया। यूं रोशनुद्दौला के कहने पर उसने सरबुलंद खान को हाकिम बनाकर रवाना करने का हुक्म दे दिया। उन हालात की खबर सरबुलंद खान को भी हो गई। दूसरी तरफ निजामुल मुल्क के मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने भी ये खबरें उस तक पहुंचा दी। लिहाजा निजामुल मुल्क ने उस वक्त तक दक्कन के वसी इलाकों को फतह करने के बाद हैदराबाद को अपना मरकज बना लिया था और उसने तहिया कर लिया था कि अब मरकज की तरफ से अगर किसी को उसके इलाकों का या उसके किसी एक इलाके का हाकिम बनाकर मुकर्रर किया गया तो वह मुजाहमत करेगा और आने वाले को मार भगाएगा। इधर सरबुलंद खान बड़ा दानिशमंद और सियाना आदमी था। उसे जब खबर हुई कि वजीर रोशनुद्दौला उसे निजामुल मुल्क से टकराना चाहता है तो उसने उस टकराव से पहलू तही करना शुरू कर दी थी। वो जानता था कि वो निजामुल मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकेगा। दूसरे उसके निजामुल मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। वो निजामुल मुल्क के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। लिहाजा वो दिल्ली से खुद तो कूच कर गया। अपनी तरफ से अपने साथी शुजात खान को हाकिम बनाकर उसने गुजरात की तरफ रवाना कर दिया था। दूसरी तरफ निजामुल मुल्क ने दक्कन में अपनी हुकूमत को एक तरह से मौरूसी बना लिया था। हैदराबाद को उसने अपना मरकजी शहर करार दे दिया था। अब वो इस कोशिश में था कि अगर दिल्ली से किसी और को उन इलाकों का हाकिम बनाकर भेजा गया तो वो उसे मार भगाएगा। चुनाचे जब मोहम्मद शाह ने सरबुलंद खान को उन इलाकों का हाकिम बनाकर रवाना किया तो उसके साथ एक खासा बड़ा लश्कर भी रवाना किया। उसका मुकाबला करने के लिए निजामुल मुल्क ने अपने चचा हैदर खान को रवाना किया। दोनों लश्करों का टकराव हुआ। हैदर खान ने शुजात खान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और शुजात खान वापस सरबुलंद की तरफ भाग गया, इसलिए कि सरबुलंद खान खुद भी दिल्ली से निकल चुका था। उस वक्त तक दिल्ली में भी एक इंकलाब बर्पा हो गया। नए वजीर रोशनुद्दौला की बदकिस्मती के वो शाही खजाने से भारी रकूम लेने के अलावा कुछ लोगों के काम करने के सिले में उनसे भारी रिश्वतें लेता हुआ पकड़ा गया था। जब तहकीकात की गई तो रकूम के खुर्द बुर्द में रोशनुद्दौला के साथ मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा भी मुलव्विस पाई गई। लिहाजा मोहम्मद शाह फौरन हरकत में आया। रोशनुद्दौला को वजारत के मनसब से महरूम करके एक और शख्स खाने दौरा को वजारत उज़्मा सौंप दी, जबकि रहीमुन्निसा को भी उसने कसर से निकाल बाहर किया।